नमस्कार। वी आर वॉट वी ईट, यानी जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। तो यदि आप स्वच्छ, साफ, पौष्टिक आहार खाते हैं तो आप आरोग्य रहेंगे, और यदि आप दूषित खाना खाते हैं तो बीमार पड़ने का खतरा है। तो आइए सबसे पहले जानें कि आखिरकार खाना दूषित कैसे होता है, उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। फूड सेफ्टी एंड एडल्ट्रेशन, इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में मेरे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। स्वागत करना चाहेंगे पवन अग्रवाल जी का। नमस्कार। आप सचिव हैं कंज्यूमर अफेयर्स भारत सरकार में। इस नए रोल के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पवन जी। इससे पहले पवन जी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि देश का फूड रेगुलेटर है, उसके 4 साल CEO भी रहे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुलकित माथुर। आप टीचर हैं, रिसर्चर हैं, और NCEARD लेडी इरविन कॉलेज में आप सीनियर टेक्निकल एडवाइजर हैं। हमारे तीसरे मेहमान गौरव श्रीवास्तव। नमस्कार गौरव जी। आप फूड सेफ्टी स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही FSSAI के फॉस्टेक कार्यक्रम में आप नेशनल लेवल ट्रेनर हैं। जरूर जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर पुलकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब खाने में मिलावट की बात होती है या दूषित खाने की बात होती है, शायद व्यूअर सोचते होंगे बाजार से खाना खाएंगे तो ही ऐसा है, लेकिन क्या घर में भी कंटेमिनेशन हो सकता है? जी हाँ, बहुत आसानी से हम लोग एक्चुअली अपना खाना खुद ही कंटामिनेट करते हैं। तो जैसे फिजिकल हैजर्ड्स की बात हो रही थी, आप कोई शीशी खोल रहे हैं, उसका खोलते समय थोड़ा सा भी उसका शीशे का टुकड़ा आपके खाने में गिर सकता है। फिर जो बर्तन मांजने वाला जूना होता है, अगर उसे स्टील का हो या प्लास्टिक का हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े ना, वो जब पुराना हो जाता है वो गिरते हैं आपके बर्तनों में, जो खाने में मिल जाता है। या फिर स्टेपलर पिन से बहुत बार पैकेट बंद किए जाते हैं और खोलते समय वो स्टेपलर पिन हमारे खाने के अंदर गिर सकती है। इसी तरह जो बाहर से हम ला रहे हैं खाना, अगर हम उसको ठीक से साफ नहीं करेंगे तो ये जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं ये सब उसमें रह जाते हैं। और ऑफ कोर्स हम अपने हाथों से बहुत बार खुद ही उसमें खाने में कंटामिनेशन डाल देते हैं, अगर हम साफ सफाई का यानी कि अगर हम खाने के दूषित होने की बात करें तो सबसे पहली सावधानी तो हम यही बरतें हैं कि हाथ खाना खाते समय और खासतौर पे खाना परोसते समय भी साफ जरूर रखें। पवन जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। कंटेमिनेशन पॉइंट्स पूरी सप्लाई चेन में और कहां-कहां आप देखते हैं ज्यादा होता है? देखिए, ये खेत खलियान से शुरू होता है, जहाँ पर पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज आ जाते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन में, और उसके बाद जो है प्रोसेसिंग जब होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, और जब आपकी टेबल तक आता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, वहाँ पर किसी भी स्तर पर उसमें कोई कंटेमिनेशन हो सकता है, कुछ एडल्ट्रेशन हो सकता है, और सबकी ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अगर हम आपके 4 साल के कार्यकाल की बात करें बतौर CEO FSSAI, मोटे तौर पे कौन से इनिशिएटिव्स आपने अपनाए ताकि ये पूरी सप्लाई चेन में कंटेमिनेशन की रोकथाम हो सके? देखिए, 1 घंटा उसके लिए बहुत पर्याप्त नहीं है, और जो डॉक्टर पुलकित माथुर हैं, गौरव हैं, वो आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि विजिबिलिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पिछले 3-4 सालों में बहुत बढ़ी है। लोगों की जानकारी बढ़ी है, लोगों में उत्साह और एक कौतूहल पैदा हुआ है कि फूड सेफ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। और हमारे देश में सबसे बड़ी जो बात है कि बड़े फूड बिजनेसेस कम हैं और छोटे छोटे जो पैटी फूड बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर हाइजीन और सेफ्टी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम भी उसका उपाय हमने एक तरह से निकाल लिया है, जो कि इस तरह से है कि ट्रेनिंग, जैसा कि गौरव जी प्रोवाइड करते हैं कि सब फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे उनको फूड हैंडल करना है, जिससे कि इसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो पाए, अडल्ट्रेशन ना हो पाए। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बड़े स्केल पर पूरे देश भर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया है, और एक फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है जो जगह जगह जाकर और ये फूड टेस्टिंग करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है, ट्रेनिंग करती है। अभी 60 इस तरह की वैन्स पूरे देश में हैं। आने वाले दिनों में लगभग हर जिले में एक इस तरह की वैन दी जाएगी। तो इस तरह से बहुत से कार्यक्रम हुए हैं जिनको अभी तक पूरी तरह जनगण तक नहीं पहुंच पाए हैं। आने वाले समय में वो जनगण तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे FSSAI का एक इनिशिएटिव है फॉस्टैक, यानी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, तो ये बताइए ये ट्रेनिंग किसके लिए है, कौन जुड़ सकता है फॉस्टैक के साथ?
देखिए, हमारा FSSAI के फास्टैग प्रोग्राम से कोई भी व्यक्ति राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर सबको हमने टच करना है। अच्छा, हम मैन्युफैक्चरर्स को भी टच कर रहे हैं, हम डेयरी वालों को भी कर रहे हैं, केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट को कर रहे हैं और कंज्यूमर को भी अपने प्रोग्राम्स में हिस्सा बना रहे हैं। ठीक है। अच्छी बात यह है कि ना केवल हम उनको ट्रेन करते हैं, उसके बाद उसका असेसमेंट करके उनको सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो विभिन्न लेवल में, विभिन्न स्तर में अलग अलग करके 16 अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल यदि आप प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, फास्टैग की ट्रेनिंग से जुड़कर सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पूरे सप्लाई चेन में कंटेमिनेशन पॉसिबल है, मैं कृषि क्षेत्र से शुरू करना चाहूंगा। कृषि क्षेत्र में किसान जब कोई उत्पादन कर रहा है, वहां पर आप किसान मित्रों को क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत ध्यान रखना है कि वो जो कीटनाशक दवाई यूज़ करते हैं, अब ये बहुत मुश्किल है अगर वो ना यूज़ करें क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो उनको एक तो खाली जो परमिटेड हैं पेस्टिसाइड, क्योंकि जितने सर्वे हुए हैं उनसे हमें पता लगा है कि वो अनपरमिटेड जो बैंड हैं पेस्टिसाइड वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो कीटनाशक दवाई यूज़ करें वो सही दवाई यूज़ करें और सही मात्रा में यूज़ करें, क्योंकि ये भी होता है किसान को लगता है कि मैं ज़्यादा छिड़क दूंगा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा कीड़ा, तो वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रेजिड्यू बन के आपके खाने में आ जाता है। जी बिल्कुल, और जैसे कि न्यू इंडिया ने एक संकल्प लिया है कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगना करेंगे, उसमें पारंपरिक कृषि के साथ लाइव स्टॉक को बहुत अहमियत दी जा रही है। तो अगर डेयरी, पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री, फिश फार्मिंग की बात करें, इसमें FSAI किस तरह के दिशा निर्देश देता है? देखिए, इसमें एंटीबायोटिक्स जो यूज़ होती है पोल्ट्री और एनिमल फार्मिंग में, उसको भी बहुत एहतियात से यूज़ करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं वो इस तरह की एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जो उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर यूज़ करते हैं उसके रेजिड्यूज उसमें अगर रह जाते हैं वो एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो वहाँ पर इस तरह से पोल्ट्री फार्मर्स के लिए भी FSSAI ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले कुछ दिनों में ही शुरू किया है। उसको पूरा देश भर में चलाने का एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। बिल्कुल, और इससे पहले कि एक फिल्म दिखाएं जिसमें कि एक्सपर्ट्स हमें बताएं कि एग्रीकल्चर और मिल्क की सप्लाई चेन में हम कैसे सावधानी बरतें, आप बता रहे थे कि मिल्क को जैसे ट्रांसपोर्ट करना है तो एक निर्धारित टेम्परेचर पे करना जरूरी है। हाँ, देखिए, फूड सेफ्टी का केवल ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट के अंदर कोई गड़बड़ी हो गई, ठीक है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंस्ट्रक्शन टू यूज। यानी अगर जैसे हम दूध की बात करें तो जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही दूध में कंटामिनेशन हुआ, बल्कि जब वो फार्म से लेकर हमारे घर आ रहा था तब भी टेम्परेचर कंट्रोल वो 5 डिग्री से नीचे ही ट्रांसपोर्ट हो। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मान लीजिए उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया और हम बाद में फ्रिज में रख के सोचे वो ठीक हो जाएगा, तो गलत है। अगर मौसम के अंदर आप सही सब्जी का चुनाव करेंगे तो आपकी सब्जी के अंदर रसायनों की मात्रा बहुत ही कम होने की संभावना है। जैसे कि गर्मी के मौसम में अगर आप प्याज खाएंगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आप घिया और तोरी खाएंगे बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन गर्मी के मौसम में आप गोभी ढूंढेंगे तो उस गोभी में केमिकल की मिलावट होने की काफ़ी संभावना होती है, क्योंकि वो बेमौसम में उगाई गई है और बेमौसम में उसके पास काफ़ी जो हमारे शत्रु हैं, कीड़े हैं, वो उसको नुकसान करते हैं। उनको बचाने के लिए काफ़ी मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें इस बात को देखना है कि सब्जी बिल्कुल ऐसी लगे कि जो आम लगती है, जो उसका रंग होता है वैसे ही लगे। अगर वो बहुत चमकीली है, बहुत कुछ उसमें अलग से दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये सब्जी बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि हमने उस सब्जी में कोई इस किस्म का उपचार किया हुआ है जिससे वो चमक रही है। और जो उपचार किया है, वो जो उपचार वाली चीज़ है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि वो बेचने के लिए की गई है। तो आप ऐसी सब्जी का चुनाव करें। जैसे हम गोभी की बात करें, गोभी अगर आम दिखने वाली है तो उसके अंदर रासायनिक होने की संभावना कम है। लेकिन किसी गोभी को मेलाथियन एक जहर होता है, उसमें अगर डिप करके निकाल दिया जाए तो वो चमकने लग जाती है, सफ़ेद चमकने लग जाती है। तो जो सफ़ेद चमकती हुई गोभी है तो उसमें रसायनों का होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी तरह से हम कोई सब्जी का चुनाव करें और उसमें कहीं कहीं पे कोई कीड़ा लगा हो थोड़ा बहुत, तो उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि जब कीड़ा इसमें जिंदा रह सकता है तो ये सब्जी हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं करेगी। तो जितना भी कीड़ा लगा उस पोर्शन को आप निकाल के बाकी का प्रयोग करेंगे तो ये आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जिस सब्जी में कोई कीड़ा लगा ही नहीं है, जिसमें कोई निशान ही नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है, तो इसका मतलब उस सब्जी में आवश्यकता से अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया गया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर डबास ने वहाँ पर बहुत ही रोचक बात कही कि अगर
सब्जियों में कीड़ा भी है, तो डॉक्टर पुलकित माथुर, ये खुशी की बात है? नहीं, इतने सारे कीड़े नहीं होने चाहिए। मगर जैसे उन्होंने कहा, एक इंडिकेशन है कि इसमें नहीं है कीटनाशक दवा, तभी कीड़ा अभी भी सर्वाइव कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पवन जी एक और चीज जो आई विशेषज्ञों से कि हम देखते हैं एक वक्त था कि मौसम के अनुसार चीजें मिलती थी, फल और सब्जी। अब अगर वही फल मुझे 12 महीने मिल रहा है, वही सब्जी मुझे 12 महीने मिल रही है, क्या इस पे फिर FSSAI की ज्यादा निगरानी रहेगी कि मिलावट हो सकती है? देखिए, जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है, हाँ जी, उसमें अगर वो प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में रखा जाए, अच्छा, तो कोई हार्म नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए, उचित तो यही होगा कि जो सीजन में जो सब्जी आ रही है, जो फल आ रहे हैं, वही खाएं। और जो दूर दराज इलाकों से फल सब्जियां हमें मिल रही हैं, उससे एक एनवायरनमेंट के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और ईश्वर ने इस तरह की फल सब्जियां दी हैं हर मौसम में कि आपका पूरा ख्याल रखा जा सके, तो आप बेमौसम सब्जी फल ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और इसलिए कहीं ना कहीं नागरिक को सजग होना होगा। मैं सर की बात में एक और बात ऐड करता हूँ। देखिए, पेस्टिसाइड से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम रेजिड्यूल लिमिट फिक्स की गई है। 1000 के करीब पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, जिसमें से 213 पेस्टिसाइड्स का MRL लिमिट FSSAI ने पहले ही फिक्स कर दिया। MRL मतलब मैक्सिमम रेजिड्यूल लिमिट, तो 213 की लिमिट फिक्स है। परमिटेड पेस्टिसाइड है, विद इन लिमिट है, डरने की बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का अभी लेटेस्ट सर्वे भी आया था, उसमें 19% ही ऐसे, टोटल 26,000 सैंपल्स में से केवल 19% सैंपल ही ऐसे मिले जिसमें पेस्टिसाइड थे, और मात्र 2% ही ऐसे सैंपल मिले जिसमें रेजिड्यू लिमिट थोड़ी ज़्यादा थी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे मीट प्रोडक्ट हो गया, टी हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, इसमें एक भी सैंपल MRL की लिमिट से ज्यादा थे ही नहीं। अच्छा, तो पेस्टिसाइड से ऐसा डरना नहीं है जी। पेस्टिसाइड्स इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट जी, लेकिन लिमिट के अंदर है तो हम प्रयोग कर सकते हैं। जी। तो यानी पेस्टिसाइड, कीटनाशक की जब भी बात आती है, आप इससे घबराएं नहीं। और हम जब कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, पवन जी, तो ये भी एक धारणा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई पेस्टिसाइड नहीं है, दूसरी वाली फार्मिंग में पेस्टिसाइड डलता है। तो ये कितना सच है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हिसाब से कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह उनको नहीं डालने चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं डालना चाहिए। और उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, 3 बार क्रॉप करने के बाद ही उसको ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, FSSAI ने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की भी एक सिंबल दिया है। अच्छा, ये टिक मार्क की तरह का एक सिंबल है। अच्छा, तो वो सिंबल जहां आप देखें तो आपको थोड़ा सा निश्चय हो जाएगा कि ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड है। एक टिक का सिंबल तो आप मेरे ब्लेजर पे भी देख रहे होंगे, और यही सिंबल आप पवन जी के ब्लेजर पे भी। ये सिंबल क्या दर्शाता है? देखिए, ये हमने एक प्रोग्राम, एक मूवमेंट चलाया है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। अच्छा जी। ईट राइट इंडिया मूवमेंट इज ऑल अबाउट 4 pillars. One is eat safe, eat healthy, eat sustainably and mindful eating. Okay. इसके 4 पिलर्स हैं, और हर पिलर में अलग अलग एलिमेंट्स हैं कि हम जनता को क्या कहना चाह रहे हैं, हम उपभोक्ता से क्या चाहते हैं, और उस पर FSSAI और सरकार मिलकर क्या कर रही है, फूड बिजनेसेस क्या कर रही है। तो ये पूरा एक बड़ा प्रोग्राम है जिसको पूरे देश भर में हम चला रहे हैं, और इसको बोला जाता है कि फूड सिस्टम्स अप्रोच, कि पूरे फूड सिस्टम को हम देख रहे हैं। सप्लाई साइड भी, जहाँ पर फूड बिजनेसेस और सरकार मिलकर शुद्ध और हेल्दी, स्वस्थ भोजन आम जनता को उपलब्ध कराए, और साथ ही में उपभोक्ता और जन साधारण भी उस तरह का भोजन डिमांड करे। बिल्कुल ठीक। तो जब तक ये दोनों का समन्वय नहीं होगा, डिमांड और सप्लाई का, तब तक ईट राइट इंडिया सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। पर डॉक्टर पुलकित माथुर, व्यूअर कहते होंगे मुझे पानी पूरी की प्लेट खानी है, स्ट्रीट साइड में मुझे 20 रुपए में 6 गोलगप्पे मिलते हैं, मैं ज़्यादा बड़े होटल में जाऊंगा तो 50 रुपए 100 रुपए में। अगर सस्ती चीज़ है तो क्या ज़रूरी है कि उसमें हाइजीन कॉम्प्रोमाइज ही हो रहा है, या कैसे देखें इसको? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो सस्ता बेच रहा है वो भी हाइजीन मेंटेन करके सस्ता उसको बेच सकता है आपको। अच्छा। तो आपको देखना है कि वो साफ सफाई मेंटेन कर रहा है कि नहीं, जो भी वेंडर है। तो अगर गंदी नाली के ऊपर खड़ा है तो प्लीज़ वहाँ ना खाएं। अगर वो साफ सुथरी जगह में है,
और अब तो आप देखेंगे इतनी ट्रेनिंग हो रही है स्ट्रीट फूड वेंडर्स की, तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स ने भी ग्लव्स पहनना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो हाथ उसका जो जाता है पानी में एक्चुअली वो है सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। अगर वो साफ पानी भी ले ले मगर अगर हाथ डाल रहा है बार बार वो, तो उससे कंटामिनेशन हो जाता है। तो या वो किसी बर्तन से निकाल के आपके गोलगप्पे में डाल रहा है या उसने ग्लव्स पहने हैं तो बेटर हो जाता है। और घर में मान लो मैं फल सब्जियां लाता हूं, मैं क्या नुस्खे अपना सकता हूं कि अगर उसमें कोई कीटनाशक था भी सही तो उसकी मात्रा कम हो जाए? तो इसके लिए भी तरीके हैं, अच्छे से स्क्रब करके बहुत अच्छे से धोएं। अच्छा। और जो छिलके उतार के खाने वाली चीजें हैं उनका डीप छिलका उतारें। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट पहले हम बोलते थे छिलका नहीं उतारो, मगर पेस्टिसाइड से अगर उसको कम करना है तो वो डीप छिलका आपको उतारना पड़ेगा। और जो फल सब्जियां धोनी है वो बिना काटे धोनी है? हाँ, या काट सकते हैं? नहीं, बिना काटे धोइए, क्योंकि वो जो बाहर है कंटामिनेशन उसको पहले हटा दें हम। अगर हम काट देंगे तो वो और अंदर घुस जाएगा खाने के। तो एक हमारे पास वो भी है, इसका फॉर्मूला है कि आप या तो सिरके के पानी में इसको भिगो दें। अच्छा। सब्जियों को या फलों को करीब 20 मिनट अगर आप भिगो देते हैं, या तो नमक के पानी में या सिरके के पानी में, और उसके बाद अच्छे से धो के फिर उसको डीप पील करके फिर खाएं। यानी सब्जी को, फल को मैं पानी में और थोड़ा नमक डाल दूं। हाँ। और कितनी देर रहने दूं उसमें फिर? करीब 20 मिनट अगर आप रखते हैं तो वो ठीक है। बड़े बर्तन पानी में अगर आप जैसे 2 बड़े चम्मच नमक डाल देते हैं वो उतना काफी है। या बड़े बर्तन में अगर आप 1/4 कप सिरका या विनेगर डाल देते हैं और उसमें सोक कर देते हैं, उसके बाद अच्छे से धो लें फिर से और पील करके खाएं। और जो पील नहीं हो सकती उसके लिए भी यही है कि आपने सोक करा तो उससे काफ़ी कीटनाशक दवा हट जाती है, कुकिंग से भी ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी, तो आइए इस फिल्म के माध्यम से और बेहतर जानते हैं कि आखिरकार घर में ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपना सकते हैं फूड सेफ्टी की दृष्टि से। फलों और सब्जियों को काटने से पहले अच्छे से साफ पानी से धोएं। गेहूं, चावल और दालों को पकाने से पहले अच्छे से धो लें। रॉ फूड्स और कुक फूड्स को हैंडल करने के लिए सेपरेट इक्विपमेंट का यूज़ करें। खाने को अच्छे से पकाकर गर्म करके खाएं। पके हुए खाने को कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा रूम टेम्परेचर पर ना छोड़ें। और कोई भी खाना जो बच गया है या कुछ ऐसा खाना जो जल्दी ख़राब हो सकता है उसे जल्द से जल्द फ्रिज में रख दें। खाने को पकाने के लिए और पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेफ वाटर का ही यूज़ करें। अपने हाथों को साफ पानी और साबुन से धो लें। खाना बनाते वक्त साफ कपड़े पहनें, कॉटन के कपड़े पहनें। इस बात का ख्याल रखें कि आपके बाल कॉम्ड हों या फिर बंधे हुए हों। खाना बनाते वक्त किसी भी गैजेट जैसे कि मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ ना करें या फिर शरीर के किसी भी हिस्से को स्क्रैच ना करें। खाना बनाने से पहले अपने नेल्स को क्लीन कर लें या फिर कट करके छोटा कर लें। अगर आपको कहीं पर चोट लगी है तो उसे कवर कर लें या ड्रेसअप कर लें। बर्तनों को अच्छे से पूरी तरीके से साफ पानी से एक क्लींजिंग एजेंट की मदद से साफ कर लें। इस बात का ख्याल रखें कि किचन के फ्लोर की सफाई अच्छे से की जाए। खाना बनाने से पहले जितने भी सरफेसेस या इक्विपमेंट्स हैं इनको अच्छे से साफ कर लिया जाए और सुखा लिया जाए। हर 2 हफ्तों में फ्रिज की सफाई करें और साथ ही साथ हर 2 हफ्तों में फ्रिज को एक बार डिफ्रॉस्ट करें। गीले कूड़े को अलग डस्टबिन में रखें और सूखे कूड़े को अलग डस्टबिन में रखें। साथ में ये भी ध्यान रखें कि डस्टबिन के नीचे की ज़मीन डिटर्जेंट से साफ की जाए। जब भी आप कोई पैकेज प्रोडक्ट लें, FSSAI मार्क, ISI मार्क या फिर एग मार्क को चेक करके खरीदें। अगर आप खुला हुआ खाना या फिर अनपैक्ड फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले चेक कर लें कि उसकी अपीयरेंस, उसका टेक्सचर या उसकी स्मेल कैसी है। अगर उसकी स्मेल बुरी है या फिर अपीयरेंस ख़राब है तो वो प्रोडक्ट स्पॉइल प्रोडक्ट है और उसे आप ना खरीदें। आरोग्य भारत में आज हम बातचीत कर रहे हैं फूड सेफ्टी एंड एडल्ट्रेशन पर। लेकिन हम घर का खाना खाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मन करता है कि चलो बाहर भी जाएं। तो अगर रेस्टोरेंट में जाएं खाना खाने, आखिरकार मैं उस होटल रेस्टोरेंट में क्या देखूं और क्या रेस्टोरेंट को करना चाहिए ताकि वो कंज्यूमर को कन्विंस भी कर सके कि फूड सेफ्टी की दृष्टि में उसने कार्य किया है। FSSAI ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं और जो हमारा स्टेट का इन्फोर्समेंट वाले वो चेक भी करते रहते हैं। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से उस चेक्स का आउटकम देखना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं
4 चीजें जरूर देखें जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं। सबसे पहले तो वो रेस्टोरेंट के पास FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस है कि नहीं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस उसके पास हो गया। अब ये कैसे इंश्योर करे कि इसकी जगह पे इस रेस्टोरेंट में सारा फूड सेफ्टी का कंप्लायंस हो रहा है, तो उसके पास एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना चाहिए। अच्छा। उस सुपरवाइजर का वहां सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। अच्छा। 2 हो गए। तीसरा, FSSAI ने गोल्डन रूल्स बनाए हर तरह की स्टैब्लिशमेंट के लिए। अच्छा। तो केटरिंग स्टैब्लिशमेंट के लिए जो 12 गोल्डन रूल है उसका फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। ओके। ये 3 चीजें हैं तो लगभग पर्याप्त माना जा सकता है कि ये एक ठीक जगह है खाने के लिए। अच्छा। लेकिन अभी FSSAI ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है हाइजीन रेटिंग का। अच्छा जी। हाइजीन रेटिंग के माध्यम से हमारे ऑफिसर्स या फिर हाइजीन ऑडिट एजेंसीज कई सारी चेकलिस्ट पे उस रेस्टोरेंट को चेक करती हैं, और जब वो उसकी रेटिंग सेटिस्फैक्ट्री आती है तो फिर उसको वॉलंटरी वो उन रेटिंग को प्राप्त कर सकते वाह, हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया गौरव जी, क्योंकि जब हम किसी होटल में जाते हैं पवन जी, हम जरूर चेक करते हैं 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार, वो रेटिंग अलग है और हाइजीन रेटिंग अलग रहेगी। ये हाइजीन रेटिंग हम 1-1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हाइजीन रेटिंग शुरू की जाए, और लगभग 2,500 हज़ार रेस्टोरेंट्स ने अच्छा। ये हाइजीन रेटिंग अपना भी ली है। अच्छा जी। लेकिन उसका एक्सपीरियंस लेकर उसको हमने फर्दर स्ट्रीमलाइन किया है। अच्छा। अब आने वाले दिनों में इसको हम रैपिड स्केल अप की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, स्विगी, जोमेटो हो गया, जी, ठीक है। इनको हम उत्साहित कर रहे हैं कि इनके यहाँ पर जो लिस्टेड रेस्टोरेंट्स हैं वो जरूर हाइजीन रेटेड हो। अच्छा। और वो आगे भी आए हैं। तो लगभग 40-50 हज़ार रेस्टोरेंट इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के साथ में लिस्टेड हैं। ओके। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में लगभग बड़े शहरों में तो सभी रेस्टोरेंट्स और होटल्स के रेस्टोरेंट्स हाइजीन रेटिंग करवा लेंगे। ओके। और उसमें अगर रेटिंग 3, 4 और 5 होती है तब वो डिस्प्ले करे। जो अगर रेटिंग 1 और 2 रहती ठीक है। है, इसका मतलब कुछ कमी है। ठीक है। तो कमी को दूर करने के लिए उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस मिलेगा, वो कमी दूर करें, बिल्कुल ठीक जिससे उसके बाद में उनका रेटिंग जब बढ़ जाएगा, 3, 4 या 5 हो जाएगा, वो फिर उसको लगा सकते हैं। तो जैसे 4 पिलर्स जो बताए, उसमें पहला है कि वो वेंडर जो है अपना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस दिखाए। बिल्कुल। तो रजिस्ट्रेशन में अगर आपसे पूछूं, छोटे विक्रेता इस समय अगर कार्यक्रम देख रहे हैं और उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ जाना है रजिस्टर कराने, तो कहाँ जाएं? हमारा रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बहुत ही सरल है। उसमें 12 लाख से अगर कम टर्नओवर आपका किसी बिजनेस का है साल भर का, तो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए, और उससे ज़्यादा होने पर उसमें लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती तो है। अगर कोई FSSAI में रजिस्टर कराता है साल का 12 लाख से कम, यानी महीने का 1 लाख से कम, उसे फायदा क्या है? देखिए, एक हमारे बहुत सी जगह पर ये रिक्वायरमेंट हो गई है कि अगर आप लाइसेंस या रजिस्टर्ड नहीं हैं तो दूसरे को आप बेच नहीं सकते हैं, दूसरे बिजनेस को आप बेच नहीं सकते हैं। अच्छा। कस्टमर भी अब चाहने लगा है कि अगर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो वहाँ से नहीं खरीदेगा। तो ये तो एक पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर हो गया कि एक अगर आप लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं और उसमें व्यापार कर रहे हैं, फूड हैंडल कर रहे हैं, तो एक अनियमितता है, उसके लिए आपको फाइन और जेल भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है यदि आप फूड बिजनेस में आना चाहते हैं या हैं, तो आप इस चीज़ को समझें। तो जब हम कहते हैं दूसरा पिलर फूड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, तो फूड हैंडलर कौन है और फूड सेफ्टी स्पेशलिस्ट भला कौन हुआ फिर? नहीं, स्पेशलिस्ट तो एकेडमिक्स में हैं, रिसर्चर्स हैं, बट सुपरवाइजर इज द टर्म आप जो पूछना चाह रहे हैं। वो सुपरवाइजर जो है वो फूड हैंडलर को देखता है। फूड हैंडलर वो है जो एक्चुअल काम कर रहा है खाने के संग, या तो वो पका रहा है या वो सर्व कर रहा है या कुछ भी काम जहाँ वो छू रहा है फूड को। तो जैसे कोई मिठाई की दुकान पे लड्डू बना रहा है, वो फूड हैंडलर है? वो फूड हैंडलर वो है। जो ट्रे में लेके जा रहा है वो भी फूड वो हैंडलर? भी फूड हैंडलर है। अच्छा। और जो सुपरवाइजर है वो इन सब के ऊपर है, वो उनको सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है कि सब ठीक से काम कर रहे हैं। तो क्या हम कितने फूड हैंडलर्स पे एक सुपरवाइजर रखें फिर? देखिए, सामान्यतः तो हम ये कहते हैं कि हर प्रांगण में मिनिमम एक होना ही चाहिए। अच्छा। एक रिकमेंडेशन FSSAI ने भी दिया है कि हर 25 व्यक्ति पे, अगर बड़ा आउटलेट है तो हर 25 पे भी एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना चाहिए। अच्छा। तो इस समय अगर हम देखें, जो संख्या अगर हम देखें, 42 लाख है तकरीबन जो कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिए हैं हमने, तो काफी बड़ा टारगेट है हमारे पास इस दिशा में। हाँ, लगभग हम लोगों ने अगर आज के बात करें तो लगभग 3 लाख फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के माध्यम से सर्टिफाई हो चुके हैं।
और हम लोगों ने लगभग सभी वर्गों को टच किया है। जैसे तिहाड़ जेल विच वाज अ सेक्लूडेड प्लेस, लोग सोचते थे कि यहाँ खाने की क्यों चिंता करें, लेकिन वहां भी 950 फूड सेफ्टी सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये है FSSAI का रीच अभी। तो जैसे हम कभी जैसे कहीं लंगर की सेवा होती है या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्री में खाना देता है, अब वहाँ गए, हम खाना खा के आ गए, तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि वहाँ खाना भी ठीक है, और वहाँ पर भी एक स्कीम आपने चलाई? देखिए, जो टेम्परेरी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर फूड सेफ्टी हाइजीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। जो कैटरिंग करते हैं, मंदिरों में हमने स्कीम चलाई है, वहाँ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, और गुरुद्वारों में उनका बड़ा स्वागत हुआ है पूरे देश भर में, भोग स्कीम। इसके साथ साथ जो कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बड़े कैटरर्स को बुलाकर हमने बोला है कि आप 10 पॉइंट एजेंडा उनको दिया गया है, जिसमें ये 4 पॉइंट भी हैं और उसके अलावा भी कई सारे पॉइंट हैं। क्योंकि जो मेन मुद्दा है उसमें सेफ्टी का मेन प्रश्न आता है। दूध और दूध से बनी हुई जो सामग्री होती है उसमें सेफ्टी के इश्यूज ज़्यादा आते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या उसमें आपने कोई दूसरा मिश्रण कर दिया, उस तरह के इशू होते हैं। जो अनअप्रूव्ड कलर्स होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं इसमें। तो इस सब को देखने के लिए उसकी टेस्टिंग की जाए और उसके बाद में उसको सर्टिफाई किया जाए। इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब कर पाना पर्टिकुलरली इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ही मुश्किल काम है। और आगे जैसे कि गौरव जी हैं और इस तरह के इन्होंने बताया कि 3 लाख जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर हम लोगों ने ट्रेन किए हैं, ये लगभग इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ने ही ट्रेन किए हैं, सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। तो गौरव जी, टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की लेबोरेटरी हैं और कौन अप्रोच कर सकता है लैब में अगर कोई सैंपल टेस्ट कराना हो तो? देखिए, सेक्शन 40 में सामान्य कंज्यूमर भी अप्रोच कर सकता है। अच्छा, लेकिन अभी तक जो टेस्टिंग लैब है वो सारी रेगुलेटेड है FSSAI की, या तो स्टेट गवर्नमेंट की लैब्स है या फिर नोटिफाइड लैब्स है। और अभी रेफरेंस लैब्स भी बन गए हैं। मेरे ख्याल सर ज्यादा अच्छे से लैब्स के बारे में जानते हैं। सर जरूर बताइए लैब्स के बारे में। लैब में जैसे इन्होंने बताया कि सामान्य कंज्यूमर भी कर सकता है, लेकिन सामान्य कंज्यूमर को ये नहीं मालूम है कि वो किस चीज़ की टेस्टिंग कराए। अच्छा। और वो अपना सैंपल किस तरह से लेकर कहाँ भेजेगा। अच्छा। तो इसीलिए हमने वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को चिन्हित करके उनको ये भार देने का निर्णय किया है। इस बारे में पहले लैब्स को चिन्हित करना, अच्छा, और उसके बाद में किस तरह का क्या सैंपल लेना है और कहाँ भेजना है उसको निर्धारित करना भी उसमें सम्मिलित होगा। और सबसे पहले हम एडिबल ऑयल और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर जोर देंगे। ओके, बिल्कुल। तो नेशनल फूड लेबोरेटरी के डायरेक्टर की बात भी हम सुनवाएंगे, लेकिन साथ ही आप एक बहुत रोचक चीज देखने वाले हैं। मेरे हाथ में बुकलेट है, डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट, डार्ट, और डार्ट की कुछ तस्वीरें भी आप देखेंगे। ये क्या है भला डॉक्टर साहब? ये इसमें सिंपल टेस्ट हैं। अच्छा। जो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आपका खाना अडल्ट्रेटेड है कि नहीं, तो सिंपल टेस्ट हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं। ये स्कूलों में भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें। और एक मैजिक बॉक्स भी बनाया गया है जिसमें सिंपल टेस्ट का सामग्री है, जिससे इससे जागरूकता बढ़ती है कि हम खुद ही अपना टेस्ट कर सकते हैं खाना। तो आइए आपको डार्ट बुक के कुछ टेस्ट भी दिखाते हैं और साथ ही नेशनल फूड लेबोरेटरी के डायरेक्टर GP शर्मा जी से भी मुलाकात कराते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पूरे भारत देश में लागू होता है। इस एक्ट के तहत एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म बनी हुई है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हर ज़िले में तैनात होते हैं, और वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जहाँ भी उनको मार्केट में कहीं डाउट होता है कि फूड न्यूट्रिशियस नहीं है या सेफ़ नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो सैंपल ड्रॉ करते हैं। वो 4 सैंपल ड्रॉ करते हैं, और एक सैंपल जो ड्रॉ करके वो शॉपकीपर को या FPO को दे देते हैं, और बाकी जो 3 सैंपल है वो अपनी कस्टडी में रखते हैं। उसमें से पहला सैंपल जो टेस्टिंग के लिए वो स्टेट की लैब या प्राइमरी लैब में जाता है टेस्टिंग के लिए। उसके बाद जब वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है और वो रिपोर्ट पे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फिर टेस्टिंग के लिए रेफ़र होता है, और वो सेंट्रल यानी FSSAI की जो नोटिफाइड लैब है या रेफरल फूड लैब है उसमें आता है। इस तरह से हम पूरे देश की हम स्वास्थ्य की जो वो फूड खा रहे हैं, जो पब्लिक हमारी जो फूड कंज्यूम करती है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करते हैं। हमारा ये अनुभव है कि आजकल बाज़ार में सबसे ज़्यादा जो मिलावट है वो 3 कैटेगरीज में आ रही है।
उसमें सबसे ज़्यादा डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में है, और दूसरा ऑयल एंड फैट्स में है, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो है वो मसालों में है। तो मेरी ये हिदायत है सभी कंज्यूमर से, जो भी इन तीनों में से कोई भी आइटम या आर्टिकल्स खरीदते हैं मार्केट से या मॉल से, वो ब्रांडेड खरीदें, क्योंकि ब्रांडेड में ये चांस बहुत कम है। हमारे प्रोडक्ट हैं फूड के इन तीनों कैटेगरीज में, वो ज़्यादातर सैंपल ठीक आते हैं, कैटेगरी में पास होते हैं, और वो FSS एक्ट और रूल्स में, रेगुलेशंस में पूरी तरह से पास होते हैं। क्या आपके दूध में पानी मिला हुआ है? आइए इसे एक आसान परीक्षण से जांचें। कांच का एक टुकड़ा या एक प्लेट ले लीजिए। 1 से 2 ml दूध को नीचे की तरफ बहाएं। अगर दूध धीरे धीरे नीचे की तरफ निशान छोड़ता हुआ जाए तो दूध शुद्ध है। अगर दूध बिना निशान छोड़े तेजी से बह जाए तो इसका मतलब उस दूध में पानी की मिलावट है। क्या आपके नमक में चौक की मिलावट की गई है? आइए इसे एक आसान परीक्षण से जांचें। 1 गिलास में पानी लें और उसमें नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। शुद्ध नमक पानी में पूरी तरह घुल जाएगा और कुछ भी गिलास की सतह पर नहीं होगा। मिलावटी नमक वाला पानी हल्का सफेद हो जाएगा और सतह पर कुछ अवशेष जमा हो जाएंगे। क्या आपकी साबुत काली मिर्च में पपीते के बीज से मिलावट की गई है? आइए इसे एक आसान परीक्षण से जांचें। 1 गिलास में पानी लें और उसमें थोड़े साबुत काली मिर्च के दाने डालें। बिना मिलावट की काली मिर्च ग्लास के तल पर इकट्ठी हो जाएगी और मिलावटी काली मिर्च में पपीते के बीज पानी की सतह पर तैरेंगे। क्या आपकी हल्दी में लेड क्रोमेट से मिलावट की गई है? आइए इसे एक आसान परीक्षण से जांचें। एक छोटे साबुत हल्दी टुकड़े को 1 गिलास पानी में डालें। बिना मिलावटी हल्दी के पानी का रंग नहीं बदलेगा, लेकिन जो मिलावटी हल्दी होगी उसके पानी का रंग चमकदार पीला हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि फूड सेफ हो और उसमें कोई कमी पेशी निकलती है, आप फ़ोन करके पूछना चाहते हैं क्या प्रक्रिया हो, तो पवन जी हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है फूड सेफ्टी की। हाँ जी, हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है और उसका नंबर आपको ये स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप से, SMS से, ईमेल से, विभिन्न जरियों से आप FSSAI तक और जो हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट्स में, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो नंबर है 1811-2100 24/7 अवेलेबल है नंबर? बिल्कुल, ये 24/7 है और बाकी सुविधाएं भी 24/7 उपलब्ध है। 1800112100। और ये जो बुकलेट है FSSAI की, डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट, अब जैसे होली है या कोई त्यौहार, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं ग्रीटिंग्स में? यही हम लोग का इस बार का उद्देश्य भी है कि अगर ऑनलाइन आप किसी को बधाई दे रहे हैं तो बधाई के साथ हमारी किताब भेजिए। अगर फिजिकल मिठाई का डब्बा दे रहे हैं तो हमारी फिजिकल कॉपी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। जी, पर त्योहारों के मौसम में डॉक्टर पुलकित आप क्या हिदायत देंगी, क्योंकि मिठाइयाँ और भी बहुत खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे मिलावट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड मिठाई ना हो। अच्छा। जितना ज़्यादा रंग होगा मिठाई में, उतना चाहे अनपरमिटेड कलर ना डाला हो पर कलर ज़्यादा डाला हुआ है, तो ये कंज्यूमर का डिमांड भी है। हम जब भी बोलते हैं मिठाई की शॉप्स वालों से कि आप कितना कलर क्यों डाल रहे हो, तो उनका यही रिस्पॉन्स होता है कि कंज्यूमर हमारे से इतना ज़्यादा कलर। बर्थडे पे मैंने देखा है केक में फुटबॉल बना, फलाना स्टेडियम बना, पर दुनिया जहाँ के कलर्स, ये वो कलर्स भी अच्छे नहीं है खाने में।
एक्चुअली ये परमिटेड कलर्स यूज करते हैं अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इतना मतलब वो नहीं है, पर अगर हम कम कलर लें तो सेहत के लिए बेटर होगा, जी। क्योंकि आफ्टर ऑल ये हैं केमिकल्स। जी बिल्कुल। तो देखिए, त्योहार की जब बात आती है तो उत्साह होना चाहिए, सेहत सबकी और अच्छी होनी चाहिए, तो खाद्य पदार्थों को लेकर ज़रूर आप सजग रहें। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, और हमने देखा है दशकों से बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पर आप क्या प्रयास करते हैं कि बच्चों को जो मिड डे मील में खाना दिया जा रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित हो? देखिए, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो शिक्षा विभाग है उनकी है। अच्छा। वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं या जो सेंट्रलाइज किचन्स हैं उनके सुपरवाइजर्स की है। हाँ जी। इसमें भी हम लोग स्कूल डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर लार्ज स्केल ट्रेनिंग उनकी करवाते हैं, और अगर कोई कमी होती है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं और फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हैं वो ओवरसी करते हैं कि वो ठीक ठाक वहाँ का काम हो रहा हो। कुछ स्टेट्स में इसको लेकर समस्या हो रही है, लगातार हमें इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है, वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्या ना हो। तो पवन जी, जैसे अब आप भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स के सचिव हैं, तो फूड जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, इसमें आप सेंटर का रोल, जैसे 2006 का एक्ट बना फूड स्टैंडर्ड्स एक्ट, और फिर स्टेट का रोल कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें सेंटर का रोल प्राइमरली स्टैंडर्ड सेटिंग में है। अच्छा। और बड़े बिजनेसेस के ऊपर निगरानी रखने का है। अच्छा। जो छोटे बिजनेसेस हैं, पैटी बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर देखभाल करने का जिम्मेदारी पूरा स्टेट्स का है। अच्छा। और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, क्योंकि ये कंज्यूमर के हर पहलू को देखते हैं, उसमें फूड सेफ्टी भी इंक्लूडेड है, हाइजीन भी इंक्लूडेड है, तो हमारा केवल यही कार्य है कि ये FSSAI, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल बॉडीज़ ये ठीक ठाक काम करें, यहाँ पर प्रॉपर कंज्यूमर का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। अगर वहाँ पर कोई असुविधा होती है तो हमारे कंज्यूमर के कोर्ट्स हैं, वहाँ पर उसके बारे में शिकायत की जा सकती है, उसका ग्रीवेंस का रिड्रेसल वहाँ पर। तो अगर कोई उपभोक्ता होटल से कोई मिठाई लेता है, मिठाई ठीक नहीं निकलती, वो कंज्यूमर है कंज्यूमर एक्ट के तहत? बिल्कुल, बिल्कुल है। तो जैसे अब रेलवेज की बात करें, रेलवेज का 160 साल से भी ऊपर का गौरवमय इतिहास रहा है, वहाँ भी खाना मिलता है, या बाकी अन्य क्षेत्र, कैसे देखते हैं आप सेंटर के रोल को, स्टेट के रोल को? देखिए, फूड कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेकिन FSSAI ने अच्छी बात यही हुई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से कि सारा हमारा अम्ब्रेला एक्ट एक ही हो गया है। अच्छा। अब राज्य वाले इन्फोर्समेंट के थ्रू उसको रेगुलेट कर रहे हैं, बट हमारा एक्ट एक ही है, चाहे व्यक्ति जम्मू कश्मीर में करे चाहे कन्याकुमारी में करे फूड बिजनेस। इसलिए हम ये कहते हैं कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को वकील होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बड़े छोटे छोटे सेक्शंस है, छोटी छोटी पॉइंट्स है, उसको ध्यान में रख ले। एक हम लोग बोलते हैं शेड्यूल 4। अच्छा। लाइसेंसिंग की कंडीशन ही है शेड्यूल 4 कि आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब शेड्यूल 4 कंप्लाई करेंगे। अच्छा। लाइसेंस मिल गया है, अब आपकी जिम्मेदारी उसको कंप्लाई पर लाइसेंस जो देता है FSSAI, वो एक सेंट्रल लाइसेंस है, एक स्टेट लाइसेंस है। देखिए, इसका टर्नओवर का परिधि है। अगर मेरा सेल 12 लाख रुपए से कम है तो मैं रजिस्ट्रेशन में हूँ। अब हमने कहा हमारे एक्ट जो है केवल ना कि रेगुलेटर को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी सशक्त कर रहे हैं। कैसे? हमने अपने पहली बात तो एप्लीकेशन ऑनलाइन है, हमने अप्लाई किया, अगर 7 दिन तक हमको रिस्पांस नहीं मिलता, अपने आप हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। 12 लाख से ऊपर टर्नओवर है, 20 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो हम स्टेट लाइसेंस की परिधि में आते हैं। अच्छा जी। स्टेट लाइसेंस की परिधि में भी मेरा अधिकार है 60 दिन तक, या तो मुझे आप जो मेरा स्टेट डिपार्टमेंट है मुझसे क्लैरिफिकेशन मांग ले या मुझे रिजेक्शन दे दे। अगर नहीं देता तो मेरा अधिकार है, मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। फिर 20 करोड़ से ऊपर आता है तो सेंट्रल लाइसेंस की परिधि में आता है। कुछ अलग एक्सेप्शंस है, जैसे कि आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, या मिल्क का कितना प्रोडक्शन है, कितना चीजें। बट मोटा मोटा व्यापारियों को अपना टर्नओवर ध्यान रखना चाहिए। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है या इंपोर्ट कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स का, तो वो भी सेंट्रल लाइसेंस की। रेलवेज भी सेंटर में? हाँ, रेलवेज का तो अपना पूरा हमारे कमिश्नर भी रेलवे के अलग है। ओके, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर मैं शिक्षा की दृष्टि से देखूं, जो विद्यार्थी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, कुलिनरी आर्ट्स का कर रहे हैं, क्योंकि आप तो लेडी इरविन में पढ़ाती भी हैं, क्या करिकुलम में फूड सेफ्टी पर तवज्जो दी जा रही है? जी हाँ, उनका अलग पेपर होता है। फूड एंड न्यूट्रिशन में भी, फूड टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए भी, होटल मैनेजमेंट के बच्चों के लिए भी अलग पेपर है पूरा फूड सेफ्टी में, जिसमें ये सारी बातें बताई जाती हैं। जी। और फॉस्टैग से अगर ट्रेनिंग लेनी हो, या फॉस्टैग क्या हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट्स में जाके ट्रेनिंग भी देता है? देखिए, फॉस्टैग ना कि हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि फॉस्टैग से एक कदम आगे हम बढ़ के फूड
सेफ्टी मित्र की अब बात करने जा रहे हैं। फूड सेफ्टी मित्र 3 स्तर पे हो रहा है। हमारा डिजिटल मित्र है, हमारा ट्रेनिंग मित्र है और हाइजीन ऑडिटर है। अच्छा। हम स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं कि फूड सेफ्टी मित्र बनिए, ताकि जब आप इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होंगे तो पहली बात आपको पता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और फिर वही कल्चर आप इंडस्ट्री में फिर धीरे 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 अपने आप सब लोग फिर फूड सेफ्टी की ही बात करने लगेंगे। जी बिल्कुल। हम दूरदर्शन का कैमरा लेकर स्टूडेंट्स के बीच भी गए। आइए देखते हैं उनके क्या सवाल थे। क्या अखबार पर रोटी या पराठा रखकर खाना सेहत के लिए हानिकारक है? क्या प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना सेफ है? क्या रोड साइड से खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए? क्या मार्केट में प्लास्टिक के अंडे बिकते हैं? अगर बिकते हैं तो उन्हें पहचाना कैसे जाए? क्या माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने से कैंसर हो सकता है? क्या जो बाजार में हमें सब्जी मिल रही है उनमें इंजेक्शन लगाकर बड़ा किया जा रहा है और उनमें रंग मिलाया जा रहा है? त्योहारों के दौरान जो भी मिठाइयाँ आपको मिलती हैं बाजार में, उसमें जिस तरह की मिलावट हो रही है, क्या उसके लिए सरकार किसी तरह की रोकथाम कर रही है या उसके लिए किसी तरह का कदम उठा रही है? डॉक्टर पुलकित माथुर, आपने सवाल सुने, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? न्यूज़पेपर का मैं सबसे पहले बताऊंगी। अगर आपने घर में आप सब अखबार पढ़ते हैं, उसके बाद कभी किसी ने हाथ धो के देखा है? अगर आप हाथ धोएंगे तो एकदम काला पानी हो जाएगा। अच्छा, इंक आ जाती है? इंक हाथ में आ जाती है। तो आप फिर समझिए कि आप उसी पेपर में खाना लपेट कर खाएंगे तो कितना इंक जो है वो ट्रांसफर हो जाता है खाने में, और ये केमिकल हार्मफुल तो है ही। जी। और बाकी सवाल, चाहे प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने की बात हो, माइक्रोवेव में खाना गर्म करने की बात हो, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में हम ये कर रहे हैं पवन जी। बिल्कुल, इन सभी बातों के लिए और बहुत सी बातों के लिए FSSAI ने गाइडेंस नोट्स निकाले हैं। अच्छा। जो गाइडेंस नोट्स हमारी वेबसाइट पर है और विभिन्न जरियों से हम उनको प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे कि ये जो मुद्दे हैं, कभी कभी इन मुद्दों का कोई सीधा जवाब नहीं होता है। थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अगर आप यहाँ तक करें तो ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड ठीक नहीं है। एक सवाल पहले उठा था सेब के ऊपर जो वैक्स होता है। हाँ जी। तो वैक्स एक परमिटेड वैक्स होता है। जब अगर परमिटेड वैक्स है उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर आपने वैक्स, वो परमिटेड वैक्स नहीं है, एडिबल वैक्स नहीं है, तब हानि है। तो उसको लेकर चिंता करने की विषय नहीं है, क्योंकि वैक्स कोई मोमबत्ती का जो वैक्स लेकर उसके ऊपर नहीं लगाएगा। ज़्यादातर जो भी सेब के ऊपर में वैक्स लगा होगा, ज़्यादातर वो एडिबल वैक्स ही होना चाहिए। तो इस तरह से इनके सीधे सच्चे डायरेक्ट कोई सवाल के जवाब नहीं है, लेकिन गाइडेंस नोट्स हम लगातार देखते रहते हैं कि किस तरह की आम जनता में किस तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जी। उनके बेसिस पर हम गाइडेंस नोट्स बनाते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं जो आम जनता तक पहुंचाते हैं जी। तो आप कैसे देखेंगे इन सवालों को? मैं तो इसमें प्लास्टिक के अंडे वाला इशू जरूर है, सवाल एड्रेस करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था। अच्छा। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल मिथ है। मैं सारे इश्यूज एड्रेस करने के लिए एक बात बता देता हूँ। FSSAI की वेबसाइट पे मिथ बस्टर नाम से टैब है। अच्छा। अगर आप टेक सेवी है, जाइए, क्लिक करिए। अच्छा। सारे जो इस तरीके के सोशल मीडिया में मिल रहे हैं सब वहां रहेंगे जी। कुछ नहीं कर सकते। FSSAI का ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल केवल फॉलो कर लीजिए। अच्छा। वहां सारे मिथ बस्टर है। अब अंडे की बात, प्लास्टिक अंडा इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है बनाना, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, एक सिंपल अंडे का टेस्ट है। जैसे हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं पानी में कूदूंगा तो डूब जाऊंगा। इसी तरीके से अगर अंडा फ्रेश है तो वो पानी में डालेंगे, वो अंडा डूब जाएगा, और जैसे थोड़ा सा स्टेल हुआ वो बीच में तैरेगा। और जब ह्यूमन बॉडी अगर मर जाता है व्यक्ति तो ऊपर तैरने लगता है, वैसे अंडा ऊपर तैरने लगेगा। इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो ये प्लास्टिक के अंडे की बात आती कहां से है फिर? ये तो व्हाट्सएप का ज्ञान है। अच्छा, फेक न्यूज इसीलिए मिथ बस्टर है। आप वहां जाइए। और यही नहीं, अभी जितने सारे आपको जैसे चॉकलेट का, इंसेक्ट का, इस सारे पे हमारा गाइडेंस नोट वहां पे मिथ बस्टर पे दिया हुआ क्योंकि आपने मिथ बस्टर कहा है, मैं चाहूंगा आप तीनों ही बताएं। अब तक रिकैप करता हूं जो मिथ आज आपने कार्यक्रम में बस्ट किए हैं। एक तो आपने डॉक्टर पुलकित शुरू में कहा कि बाजार का ही खाना दूषित नहीं, घर का भी हो सकता है। दूसरा हमने जाना कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक में पेस्टिसाइड नहीं होते। गौरव जी, ऑर्गेनिक में भी पेस्टिसाइड होते हैं? यही मैं बता रहा हूँ कि पहला पेस्टिसाइड से डरना नहीं। पेस्टिसाइड सिंपल ये है कि भाई पेस्ट को दूर रख रहा है, ठीक है। अब हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो वहाँ नेचुरल सोर्सेज के पेस्टिसाइड्स है, वो कम हानिकारक है। ओके। तो इसलिए ये नहीं कि पेस्टिसाइड नहीं है, लेकिन वो नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। तो दूसरा मिथ ये हमने दूर किया। और कौन कौन से मिथ हम दूर करें जब फूड सेफ्टी की बात आती है? तो पवन जी देखिए, मैंने वैक्स के बारे में आपको बताया है
चावल जो प्लास्टिक का राइस है उसके बारे में काफ़ी इस तरह की न्यूज़ आई थी बीच में। फॉर्मल्डिहाइड को लेकर एक बड़ा गोवा में और जो फिश ईटिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर एक बड़ा एक मिथ चल रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है फिश को प्रिजर्वेशन में और वो बहुत हानिकारक है। तो इस तरह के कई सारे मिथ्स हैं जिसके बारे में मिथ बस्टर में और गाइडेंस नोट्स में बताया गया है। कार्बाइड राइपनिंग का एक इशू आता है जो हम कैल्शियम कार्बाइड से राइपनिंग करते हैं, उसमें सीधा सा उपाय ये है कि अगर आप धोकर खाते हैं तो कार्बाइड राइपनिंग से कोई हानि नहीं होती है। हालांकि हमने उसको बैन किया हुआ है और वो बैन ही होना चाहिए। और अब एक ऑल्टरनेट जरिया है फ्रूट्स को राइप करने का, इथालाइन, और वो ज़्यादातर जो फ्रूट्स के मार्केट्स हैं वहाँ इथालाइन राइपनिंग होने लगी है। बट इसमें चिंता करने की बहुत विषय नहीं है। तो परसेप्शन जो है फूड एडल्ट्रेशन को लेकर ज़्यादा खराब है, रियलिटी उतनी खराब नहीं है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए सोशल मीडिया में कुछ गलत मैसेज भी है कि हम सभी आके इस तरह के कार्यक्रम भी करें कि जागरूकता बने। और कौन से मिथ्स हैं आपको लगता है कि चल रहे हैं समय से लेकिन है भ्रांति दूर होनी चाहिए? तो फेक न्यूज़ नहीं, मैं उल्टा बताऊंगी आपको जी कि हम देखते हैं काफ़ी कोई चाय मंगवा रहा है तो वो चाय पॉलीथिन में आ रही है भर के, कोई खाना पैक करवा रहा है वो पॉलीथिन में पैक हो रहा है। तो जहाँ प्लास्टिक की बात आती है, अगर फूड ग्रेड प्लास्टिक है तो इतना लीचिंग नहीं होता है केमिकल का उसमें। मगर इस तरह का जो लिक्विड है, हॉट है कोई चीज़, एसिडिक है कोई चीज, ग्रेवी आइटम है, तो उससे बहुत प्लास्टिक उसमें आ जाता है। और माइक्रोवेव ओवन में कई बार जैसे एम्प्लॉइज करते हैं अपना प्लास्टिक का उनका होता तो है, प्लास्टिक का नहीं डालना चाहिए, अवॉइड करें ना। क्योंकि अब बहुत स्टडीज आ रही हैं जो शो कर रही हैं कि इन प्लास्टिक से भी फूड ग्रेड भी हो थोड़ा थोड़ा केमिकल लीच हो जाता है खाने में, तो उसको अवॉइड करें तो बेटर है। दूसरा, जो बर्तन होते हैं घर में, हम सोचते हैं हमारे घर के बर्तन सब ठीक हैं, जरूर देखिए कि उसमें पिटिंग तो नहीं है। पिटिंग मतलब छोटे छोटे छेद तो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपका जो मेटल है वो भी गुड क्वालिटी का नहीं है और धीरे धीरे मेटल भी उसकी भी पॉइजनिंग हो जाती है। छेद इतना बड़ा नहीं कि लीक हो रहा हो नजर आए, थोड़ा भी गड्ढा बना है, छोटे छोटे गड्ढे जो पिट्स बन जाते हैं अगर, तो इसका मतलब आपका बर्तन इतनी अच्छी क्वालिटी मेटल का नहीं है और वो भी धीरे धीरे अब करोड़ होके आपके खाने में मिल रहा है। जी, तो तीनों मेहमानों से मैं क्लोजिंग कमेंट्स भी ज़रूर लूँगा, लेकिन अगर हम शेफ़ संजीव कपूर की बात करें तो वो दशकों से हम सभी को बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं, लेकिन देखिए वो फूड सेफ्टी के टिप्स भी दे रहे हैं आपको। आप सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सेहत के लिए, इसलिए खाना साफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बाहर कभी भी कोई खाने का पैकेट खरीदे उस पर ध्यान दें कि FSSAI का लोगो लगा हुआ है। पैकेट खरीदने के बाद घर में लाकर उसको सही तरीके से स्टोर करें। जब भी खाना बना रहे हो तो पर्सनल हाइजीन का जरूर ध्यान दें। खाना जब बनाए तो पीने का पानी, खाना बनाने का पानी साफ होना चाहिए। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो खाना सुरक्षित रहेगा, साफ रहेगा और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी और आप बीमारियों से बच सकते हैं। सुरक्षित खाइए, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, तो साफ स्वच्छ खाना हम सभी की सेहत के लिए बहुत अनिवार्य है। चलते चलते आप सभी से क्लोजिंग कमेंट्स लूँगा। आप FSSAI में 4 साल CEO रहे, तो आपने कितना इनिशिएटिव लिए, कितना कवर किया वो तो हमने चर्चा की, लेकिन अब 2020 से आगे की बात करें, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? कौन से अधूरे काम हैं जिन पे बल देना होगा? देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि फूड सेफ्टी इंश्योर करना एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है कि आपने एक गोल अचीव कर लिया। ये लगातार आम आदमी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि वो सेफ़ और हाइजीनिक फूड ही चूज़ करे बहुत ज़रूरी है। फूड बिजनेसेस उस तरह का फूड सप्लाई करें वो भी बहुत ज़रूरी है। ये एक बार करने से नहीं होगा, तो एक मैराथन है और स्प्रिंट नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको लार्ज स्केल इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत काम करना बाकी है। और उस काम करने में आपने देखा कि हमारे 2 पार्टनर्स यहाँ पर थे, लेडी इरविन कॉलेज की प्रोफेसर माथुर और मिस्टर गौरव जो फॉस्टेक के ट्रेनिंग पार्टनर हैं। इस तरह के हमारे हजारों तादाद में पार्टनर्स हैं जो हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं इस बारे में और सब तक पहुंच रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आने वाले दिनों में जो कंज्यूमर है, आम उपभोक्ता है,
उसको अपने आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब उसके साथ हैं। उसको स्वच्छ और स्वादिष्ट और साथ में स्वस्थ खाना उपलब्ध हो, इसके लिए हम सभी कार्यरत हैं। और टेक्नोलॉजी की भी मदद मिल सकती है हमें? इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और मदद मिल रही है। हमारे सारे लाइसेंसिंग सिस्टम्स सब ऑनलाइन है। हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि 7 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाता है, 60 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं कि आपको शेड्यूल 4 नहीं इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद भी अगर आप में कोई कमियां निकलती हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस मिलेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि अगर आप ठीक से उसका स्वच्छ नहीं रख रहे हैं खाने को। और इसलिए शायद FSSAI को हम रेगुलेटर के साथ साथ कहते हैं एनेबलर है, एनेबलर है। बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट्स डॉक्टर पुलकित। मैं तो यही कहना चाहूँगी, सबसे बेस्ट जो प्रिकॉशन आपको मेंटेन करना है वो है हाथ धोना और अच्छे से हाथ धोना। क्योंकि जब हम हाथ धोने की बात करते हैं खाना छूने से पहले, तो हम ऐसे ही पानी में हल्के से हाथ धो लेते हैं, साबुन भी लिया हल्के से हाथ धो लेते हैं। इसका एक तरीका है, पूरा WHO ने रेकमेंड करा है और 20 सेकंड तक आपको साबुन के पानी से हाथ धोना है। चलिए मैं 20 सेकंड दे रहा हूं आपको गौरव श्रीवास्तव जी, और कैमरा जरूर आप गौरव जी के हाथों पे ले आएं ताकि आप हमें सही प्रक्रिया बताएं। कई बार हमने देखा है विक्रेता बस हाथ पानी डाल के, हम लोग भी, सही तरीका क्या है हाथ धोने का? हम लोग अपनी फास्टैग ट्रेनिंग में हैंड वॉश डांस कराना शुरू कर दिया। तो उसके 8 स्टेप है, हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमने हाथ को रब किया। मैडम से कहूंगा मेरे साथ सर। अच्छा। हाथ को रब किया 1, तो इससे क्या है, पाम पे लगे हमारा सारा क्लीन हो जा रहा है। ठीक है। तो स्टेप 2 में उंगलियों के बीच में। अच्छा ठीक है। 2, उसके बाद 3 में हम लोगों ने अपने फिंगर के आगे का पोर्शन इधर से और इधर से। 4 ये फिंगर इधर, 4 दोनों हाथ के लिए। 5 के लिए हमने अंगूठा नहीं छोड़ना है। एक अंगूठा किया और दूसरा अंगूठा किया। रिस्ट आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रिस्ट को कर लिया। अच्छा, गड़बड़ी कहाँ होती है? हमने गंदे हाथ से नल तो खोल दिया, हाथ भी खूब अच्छे से धो लिया, फिर उसी हाथ से नल बंद कर देते हैं। तो हमारे को पेपर टॉवेल, पेपर नैपकिन से ही नल को बंद करना है। तो इतनी चीजों का ध्यान रखें तो जितनी हम लोगों ने मेहनत की है, अंत भी उसका भला हो सकता है। आखिरी सवाल पवन जी, तमाम ट्रेनिंग, तमाम कॉलेज स्कूल में जो बताते हैं उससे व्यवहार में फर्क पड़ता है ट्रेनिंग से? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है और इसको लगातार हमें उनको बताते जाना है। एक बार बताने से नहीं होगा। और हमारे बहुत से कार्यक्रम में सस्टेनेबिलिटी को बहुत ध्यान में रखा गया है कि लगातार बताने के लिए हम कैसे एक इकोसिस्टम तैयार करें, एनवायरनमेंट तैयार करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज आकर फूड सेफ्टी से जुड़ी इतनी जानकारी देने के लिए, और जो आपने बताई है तरीका, ये हम भी अब जरूर अपनाएंगे। और थैंक यू वेरी मच पवन जी, डॉक्टर पुलकित, गौरव जी, थैंक यू वेरी मच।